नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर जहां हम उन घटनाओं की परतें खोलते हैं जिनके पीछे छुपे होते हैं सच, अफवाहें और कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की परछाइयां। आज हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया फ्लाइट 171 की। एक ऐसा हादसा जो सिर्फ एक क्रैश नहीं बल्कि कई एक्सपर्ट्स की नजर में एक बड़े इंटरनेशनल गेम का हिस्सा था। कहानी शुरू होती है अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से 12 जून 2025 की तपती दोपहर में, जब घड़ी ने 1:30 बजने का इशारा किया। एयरपोर्ट पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य। यात्री आ जा रहे हैं, फ्लाइट घोषणाएं चल रही हैं और रनवे पर हवा में गर्मी की लहरें नाच रही हैं। इसी दौरान दिल्ली से आया एयर इंडिया 171 लैंड करता है और लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए अपनी अगली यात्रा की तैयारी शुरू करता है। ईंधन भरा जाता है, सामान लोड किया जाता है, चेकलिस्ट पूरी होती है, सब कुछ परफेक्ट। इतना परफेक्ट कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही मिनटों में यही शांत दोपहर इतिहास के सबसे डरावने विमान हादसों में से एक बनने वाली है। ठीक 1:15 बजे इसकी बोर्डिंग प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और 1:25 पर पूरी हो जाती है। ठीक 1:30 बजे एयर इंडिया 171 अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 30 से टेक ऑफ करता है। इस उड़ान की कमान संभाल रहे थे कैप्टन सुमीत सभरवाल, 56 वर्ष, एयर इंडिया के सबसे अनुभवी पायलटों में से एक। उनके लॉगबुक में दर्ज थे लगभग 15,600 फ्लाइट आवर्स, जिनमें से 8,600 घंटे सिर्फ बोइंग 787 पर थे। यानी ड्रीम लाइनर उनके लिए कोई विमान नहीं बल्कि एक ऐसा कॉकपिट था जिसे वो अपनी हथेली की लकीरों की तरह जानते थे। उन्हीं के साथ थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, उम्र 32, करीब 3,400 फ्लाइट घंटे का अनुभव और इनमें से 8,100 घंटे बोइंग 787 पर। इस उड़ान में कंट्रोल्स उन्हीं के हाथ में थे। कुंदर वॉज द पायलट फ्लाइंग, जबकि कैप्टन साभरवाल इस मिशन में भूमिका निभा रहे थे पायलट मॉनिटरिंग की। प्लेन में कुल 210 यात्री सवार थे, हर कोई अपने सपनों, अपनी मंजिलों और अपनी उम्मीदों के साथ। लेकिन इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। टेक ऑफ के ठीक दौरान ही कॉकपिट में बैठे पायलटों को महसूस हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है। इंतजार से ज्यादा धीमी रफ्तार, हल्का सा वाइब्रेशन और इंजन नंबर 1 से आती अजीब सी आवाज। कैप्टन ने नजरें मिलाईं, फर्स्ट ऑफिसर ने इंस्ट्रूमेंट्स दोबारा चेक किए, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी गड़बड़ी आगे चलकर एक भीषण त्रासदी की शुरुआत बनने वाली है। विमान ने आसमान में उड्डान भरी, शुरुआती कुछ 100 मीटर की एल्टीट्यूड गेन की और तभी शुरू हुआ असली डरावना खेल। सबसे पहले इंजन 1 ने जवाब देना शुरू किया। स्पीड गिरने लगी। अभी पायलट इसे संभाल ही रहे थे कि कुछ ही सेकंड में इंजन 2 भी बंद होने लगा। दोनों इंजन बंद, पूरी पावर लगभग गायब और सामने फैला हुआ सिर्फ आसमान का खालीपन। यही वो पल था जब विमान पावर लॉस की स्थिति में चला गया और आखिरी उम्मीद, आखिरी सांस की तरह अपने आप डिप्लॉय हुआ रैम एयर टर्बाइन, यानी राइट। छोटा सा पंखा, लेकिन संकट की घड़ी में विमान के लिए एक जीवन रेखा। हवा की ताकत से घूमता हुआ रैट विमान के जरूरी सिस्टम्स को बस इतना पावर देने लगा कि वो हवा में किसी तरह टिक सके। लेकिन जब हर एक सिस्टम फेल हो गया, जब हर उम्मीद टूटने लगी, तब हुआ वो जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। एयर इंडिया फ्लाइट 171 ने अचानक अपना एल्टीट्यूड तेजी से खोना शुरू कर दिया। कॉकपिट में अलार्म बज रहे थे, बाहर से हवा चीख रही थी और कुछ ही क्षणों बाद
वो नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुका था। और फिर एक दिल दहला देने वाले पल में यह विमान सीधे जा टकराया बीजे मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल से। टक्कर इतनी भयावह थी कि 210 यात्रियों की जिंदगी एक ही झटके में समाप्त हो गई। विमान कुछ ही सेकंड में एक भयानक आग के गोले में बदल गया, क्योंकि उसमें लंबी दूरी की उड़ान के लिए भरा हुआ था हजारों लीटर ईंधन, जो विस्फोट में तेल की तरह नहीं बल्कि नरक की आग बनकर भड़का। हॉस्टल में मौजूद छात्रों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी पर अगला ही पल इतना बड़ा कहर ढाने वाला है। भविष्य के डॉक्टर, जिंदगी बचाने की कसम खाने वाले ये युवा खुद मौत की आगोश में समा गए। चारों तरफ सिर्फ चीखें थीं, मदद की पुकारें थीं, दौड़ते हुए कदमों की आवाजें थीं और हवा में घुली हुई जलते ईंधन की तीखी गंध। जगह जगह आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थीं, धुआं आसमान को निगल रहा था और पूरा इलाका एक भयानक, डराने वाले सन्नाटे और अफरा तफरी में बदल चुका था। उस दिन अहमदाबाद ने सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि इतिहास की सबसे डरावनी घंटी सुनी थी। क्रैश ने सिर्फ आसमान के यात्रियों को नहीं निगला, उसने जमीन पर मौजूद जिंदगियों को भी बेरहमी से चीर दिया। हादसे के समय हॉस्टल बिल्डिंग में मौजूद करीब 50 मेडिकल स्टूडेंट्स गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जगह जगह खून, धुआं और टूटे हुए हॉस्टल रूम्स। माहौल किसी वॉर जोन से कम नहीं था। ये वो पल थे जब भागते हुए कदमों की आवाज, गिरते मलबे की गड़गड़ाहट और आग की दहाड़ सब एक साथ मिलकर एक ऐसा डर पैदा कर रहे थे जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। मेडिकल स्टूडेंट्स जो कल तक दूसरों की जान बचाने का सपना देख रहे थे, खुद एक ऐसे हादसे में फंस गए थे जहां जिंदगी और मौत सिर्फ सेकंडों का खेल बनकर रह गई थी। अब इस एयरक्राफ्ट के बारे में जान लेते हैं। टीआरएन विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। दुनिया भर में अपने आरामदायक इंटीरियर्स, शांत केबिन और लग्जरी फ्लाइंग एक्सपीरियंस के लिए मशहूर। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर सिर्फ एक विमान नहीं माना जाता था, यह एक ऐसा मॉडल था जिसे भविष्य का हवाई सफर कहा जाता था। हल्का, तेज और बेहद सुरक्षित। एयर इंडिया का यह विमान पंजीकरण संख्या VTANB जनवरी 2014 में बेड़े में शामिल हुआ था और हादसे के समय तक इसने करीब 41,688 घंटे आसमान को नापा था। और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके 2 विशाल इंजन थे GE एरोस्पेस के GNEX सीरीज के, जो ताकत, ईंधन क्षमता और दूर तक उड़ान की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ड्रीमलाइनर को लंबी दूरी की इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ही बनाया गया था और इसी वजह से AI-171 जैसे रूट्स पर इसे सबसे पसंदीदा विकल्प माना जाता था। लेकिन दोस्तों, कभी-कभी सबसे सुरक्षित समझा जाने वाला विमान भी ऐसे रहस्यों को छुपाए बैठा होता है जिन्हें सिर्फ एक हादसा ही उजागर कर सकता है। अब जानते इस कैटेगरी के इंजन का इतिहास। GNEX इंजनों की कहानी। बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई है। वर्षों से इन इंजनों पर कई महत्वपूर्ण सवाल उठते रहे। 2012 में फैन मिड शाफ्ट में दरारें मिलीं। फिर उसी साल एक 747-8 कार्गो विमान के इंजन ने रनवे पर धातु के टुकड़े उगल दिए। 2013 में ऊंची उड़ान के दौरान आइस क्रिस्टल आइसिंग ने इंजन को लगभग जाम कर दिया और 2014 में
जापान एयरलाइंस के बोइंग 787 में इन फ्लाइट शटडाउन ने इस इंजन श्रृंखला की विश्वसनीयता पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। और जैसे इन घटनाओं की कड़ी खत्म ही नहीं होती। दुबई एयर शो में तेजस विमान का वह दर्दनाक क्रैश, जिसमें हमारे भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर नामांश सयाल शाहिद हुए, वो भी इसी इतिहास की परत का हिस्सा बन गया। भले ही तेजस का आधिकारिक इंजन अलग था, लेकिन उस क्रैश में जो दिखा उसे जी-नेक्स विवाद के साथ जोड़कर बार बार उठाया गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि इंजन ने अचानक थ्रस्ट खो दिया था, विमान स्टॉल में चला गया और पायलट अंतिम क्षण तक उसे रिकवर करने की कोशिश करता रहा। दर्शक चीख रहे थे। विमान अब बात करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू हुई। क्रैश के तुरंत बाद जैसे ही आग की लपटें शांत होने लगीं, मलबा हटाया गया और मौके पर फैला धुआं आसमान में घुल गया। भारत की सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसी एएआईबी हरकत में आ चुकी थी। अब शुरू होने वाला था वो सफर जो हादसे के सच को उजागर भी कर सकता था और शायद नए सवाल भी पैदा कर सकता था। सबसे पहले खोजा गया ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। दो छोटी जली हुई धातु की पेटियां, लेकिन इन्हीं के अंदर छुपा हुआ था पूरा सच। जैसे ही इन्हें दिल्ली ले जाया गया और डेटा निकाला गया, जांचकर्ताओं ने सांस रोककर सुना। वह 32 सेकंड की कहानी जिसने 210 जिंदगियां निगल ली थीं। डेटा एक चौंकाने वाला सच बताता है। टेक ऑन ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक रन से कट ऑफ पर चले गए। मतलब इंजन खुद ही बंद होने लगे। थ्रस्ट गिरा, स्पीड गिरी और विमान नीचे की ओर धंसने लगा। जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, स्विच अपने आप कैसे मूव हुए? क्या किसी सिस्टम ने गलती से विमान को जमीन पर खड़ा समझ लिया? क्या कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था या फिर यह किसी और कहीं बड़े कारण की शुरुआत थी? जांच अभी चल ही रही थी कि डीजीसीए ने तुरंत आदेश जारी किया। भारत में मौजूद सारे बोइंग 787 विमानों की इमरजेंसी इंस्पेक्शन, इंजन सिस्टम, स्विच लॉक, सेंसर, सब कुछ चेक किया गया। कई जगह सुधार करने की सलाह दी गई, लेकिन जवाब अभी भी आधा अधूरा ही था। मतलब अभी बहुत कुछ छिपा है, अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। क्रैश साइट पर मिले हर मलबे का टुकड़ा, हर तार, हर स्विच, जांचकर्ता आज भी एक एक चीज उठाकर देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस हादसे की कहानी देखने में जितनी सीधी लगती है, असल में उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। जांच आगे बढ़ ही रही थी कि कहानी एक और चौंकाने वाला मोड़ लेती है। अमेरिका के मीडिया और तथाकथित एविएशन विशेषज्ञों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि भारतीय लैब्स इतने उन्नत नहीं हैं कि वे क्षतिग्रस्त फ्लाइट डेटा रिकवर कर सकें, और इसी बहाने उन्होंने सुझाव दिया कि ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेजा जाना चाहिए। यह बयान सिर्फ तकनीकी सलाह नहीं था, बल्कि भारत की क्षमता पर तिरस्कार भरा कटाक्ष था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव, मीडिया नैरेटिव और लगातार उठते सवालों के बीच हैरानी की बात यह रही कि फ्लाइट रिकॉर्डर बिना किसी देरी के अमेरिका के हेडक्वार्टर भेज दिया गया। और जैसे ही रिकॉर्डर वहां पहुंचा, अमेरिकी मीडिया में एक्सक्लूसिव लीक की बाढ़ आ गई। वही डेटा, वही विवरण जो भारत को अब तक आधिकारिक रूप से नहीं मिला था। इसने भारतीय जांच टीम को और भी परेशान कर दिया। रिकॉर्डर इतनी जल्दी कैसे ट्रांसफर हुआ? किसके आदेश पर? और अमेरिकी मीडिया को डेटा भारत से पहले कैसे मिल गया? सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं। लेकिन एक चीज साफ दिखने लगी, नैरेटिव धीरे धीरे पायलट एरर की ओर मोड़ा जा रहा था।
जैसे हादसे की पूरी कहानी अमेरिका पहुंचते ही तय कर दी गई हो। पायलट एरर, इंडियन ट्रेनिंग इश्यूज, रिस्पॉन्स टाइम, सब कुछ पहले से लिखा हुआ लगता था और सच्चाई खोजने की कोशिश एक औपचारिकता बनती जा रही थी। एयर इंडिया 171 की इस भयावह दुर्घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा, क्या यह सिर्फ सामान्य तकनीकी खराबी थी या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच दफन था जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा था। और जब भी इस सवाल की परतें उखाड़ी गईं, एक नाम लगातार सामने आया, बोइंग। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से एक, लेकिन पिछले कई वर्षों में बोइंग पर ऐसे आरोप लगे हैं जिसने उसकी प्रतिष्ठा को हिलाकर रख दिया। कहा जाता है कि कंपनी ने कई बार डिजाइन की खामियों, सुरक्षा कमियों और निर्माण में हुई गलतियों को छुपाया, क्योंकि सच सामने आने का मतलब था अरबों डॉलर का नुकसान और एक वैश्विक ब्रांड की गिरती हुई छवि। इतिहास में कई बड़े हादसे जैसे लायन एयर 6 टन, इथियोपियन 302 और हाल की अलास्का एयरलाइंस 1200 बाइडू, ये सब एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या बोइंग के विमान सुरक्षित थे या कंपनी ने खतरों को छुपाकर दुनिया को भरोसे के अंधेरे में रखा। जो कर्मचारी अंदर से सच्चाई जानते थे, जिन्होंने गलतियों की ओर इशारा किया, उन्हें चुप कराने की कोशिशें हुई, डराया गया, ट्रांसफर किया गया और कुछ तो अपनी जान तक खो बैठे, जैसे जॉन बर्नेट, जिन्होंने 707 के गंभीर दोष उजागर किए, या सैम सालेहपौर, जिन्होंने 707 और 707 में मैन्युफैक्चरिंग शॉर्टकट्स का खुलासा किया। दोनों ने बताया कि बोइंग के भीतर एक ऐसा कल्चर था जहां उत्पादन की रफ्तार सुरक्षा से ज्यादा अहम थी। लेकिन दोस्तों, जांच का एक और कोना है जिसे अभी तक खुलकर किसी ने छुआ भी नहीं, और वह है साइबर अटैक की संभावना। आधुनिक विमान सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि उड़ती हुई कंप्यूटर सिस्टम्स की जटिल लाइब्रेरी है। उनमें सैकड़ों सेंसर, चिप्स और डिजिटल कंट्रोल यूनिट्स होती हैं। और अगर इनमें से किसी एक भी हिस्से को गलत सिग्नल भेज दिया जाए तो पूरा सिस्टम पागल की तरह व्यवहार करने लगता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच का अचानक रन से कट ऑफ पर जाना, राइट का बिना चेतावनी के सक्रिय हो जाना और दोनों इंजनों का साथ साथ बंद होना, यह सब किसी साधारण मैनुअल गलती जैसा बिल्कुल नहीं लगता। क्या किसी बाहरी सिग्नल ने इन सिस्टम्स को यह महसूस कराया कि विमान अभी भी जमीन पर ही है? क्या इंजनों को गलत डेटा भेजा गया? क्या यह एक तकनीकी गड़बड़ी थी या एक डिजिटल हस्तक्षेप? कोई पुख्ता जवाब नहीं, लेकिन सवाल खड़ा जरूर है। और अगर यह सच साबित होता है तो हम सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि 21वीं सदी की नई तरह की एयर ट्रेजेडी की ओर देख रहे होंगे, जहां बंदूकें नहीं, कोड की कुछ लाइनों से भी मौत लिखी जा सकती है। दो 210 मासूम लोग, वो मेडिकल स्टूडेंट्स, वो परिवार, उनकी चीखें, उनका दर्द और उनकी आखिरी सांसें आज भी इस हादसे की राख से उठते धुएं में तैर रही हैं और शायद हमें याद दिलाती हैं कि सच को चाहे जितना दबाया जाए, एक दिन वह सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। एयर इंडिया 171 के पायलटों ने आखिरी सेकंड तक लड़ाई लड़ी और उनकी वीरता, उनकी कोशिशें हमेशा याद रखी जाएंगी। यह वीडियो खत्म होने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आपको हमारे इस गहन विश्लेषण में सच्चाई की खोज की कोशिश महसूस हुई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि ऐसी घटनाओं के पीछे छिपा सच कभी अंधेरे में न दब पाए। मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और जानकारीपूर्ण, गहराई से समझाने वाले वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।